बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम लोग सीखेंगे। एक हमारा टॉपिक है वो P4 में भी आता है और IGCSE वालों के लिए P6 में होता है और P2 में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और P1 में भी, यानी कि थ्योरी के पेपर में भी पूछा जाता है, MCQ में भी पूछा जाता है और जो हमारा अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल या ATP का पेपर होता है उसमें भी इसको जो है ना वो सेस किया जाता है। अब जो है इसमें जो आपका जो ATP का पेपर है उसमें तो अब इसके जो है ना वो नोट साथ मिलते हैं। तो ATP के पेपर में तो वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपका P1 का और P2 का यानी कि थ्योरी का पेपर और MCQ का जो पेपर है, ठीक है, और IGCSE वालों के लिए P2 और P4 का जो पेपर है उसके लिए ये आपको जो है ना याद करने पड़ेंगे और इनकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। अक्सर देखा गया है कि भाई बच्चे इसको ज़रा सही तरह समझते नहीं हैं या उनको सही तरह समझ नहीं लग रही होती। तो इसलिए इस वीडियो को जो है ना बनाने का मकसद यही है कि आपको जो है ना ये अच्छी तरह आ जाए। अच्छा, अब इसको हम जो है ना वो कहते हैं सॉल्ट। ठीक है, इसका मेरे सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड एक कॉमन सॉल्ट है। ठीक है जी, कॉपर टू ब्रोमाइड है। ठीक है, कॉपर टू सल्फेट है। अब ये डिफरेंट सॉल्ट्स हैं। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट है बेसिकली इसके दो हिस्से हैं। एक जो है वो मेटल आयन का पार्ट है, जैसे सोडियम प्लस, इसमें कॉपर टू प्लस, इसमें कॉपर टू प्लस। अब ये जो इसका जो फर्स्ट हिस्सा है सॉल्ट का, इसको हम कैटाइन कहते हैं। और जो दूसरा हिस्सा है इसको हम एनाइन कहते हैं। जैसे इसका जो कैटाइन है दैट विल बी कॉपर टू। कैटाइन जब आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हो तो उसमें, अब ये क्योंकि इसने कैथोड की, ये जो लाइक ऐसा आयन है जिसके ऊपर प्लस का चार्ज है, तो इसने जो है ना मीन कैथोड की तरफ जाना होता है। कैथोड जो है वो वाला इलेक्ट्रोड होता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है। तो कैथोड की वजह से इसका नाम जो है ना वो कैट, कैट फॉर कैथोड और कैट आयन कहते हैं। ऐसे ही ये जो नेगेटिव, जैसे कि क्लोराइड है, ये नेगेटिव चार्ज है। इसने ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एनोड पे जाके डिस्चार्ज होना होता है। तो AN। ठीक है, अब इसमें जो है ना मसलन एनोड की वजह से इसको हम AN से एन आयन करते हैं। सो हर एक सॉल्ट के अंदर दो दो हिस्से होंगे। एक को हम जो है ना कैटाइन कहेंगे और दूसरे को हम एनाइन कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे सिलेबस में जो है वो टोटल कितने कैटाइन्स हैं? एक है कॉपर टू प्लस, एक है आयरन टू प्लस, एक है आयरन थ्री प्लस, एक है क्रोमियम थ्री प्लस, देन है कैल्शियम टू प्लस, फिर है जिंक टू प्लस, और फिर है एल्यूमिनियम थ्री प्लस, और लास्ट में है अमोनियम। टोटल जो है आप कह सकते हो कि 8 कैटाइन्स हैं। आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन भी आनी चाहिए। ठीक है, इनके टेस्ट आने चाहिए। और ये 8 हैं। ठीक है, और ऐसे ही जो एनाइन है, ठीक है जी, वो कौन कौन से हैं इसमें? एक जो है वो क्लोराइड है, एक ब्रोमाइड है, एक आयोडाइड है, एक सल्फेट है, एक सल्फाइट है, एक कार्बोनेट है, और एक जो है वो नाइट्रेट है। सो ये टोटल जो है ना आपके पास 7 जो है वो एनाइन आ गए। ठीक है जी। अब हम लोगों ने, मैंने इसका नाम दिया जी सॉल्ट एनालिसिस। अब सॉल्ट के दो दो हिस्से हैं, एक है केटाइन और दूसरा है एनाइन। तो इसका मीनिंग ये है कि आपको जो भी सॉल्ट असेस किया जाएगा उसमें से एक हिस्सा इन 8 में से होगा
और एक पार्ट जो है वो इनमें से हो सकता है। ठीक है, यानी कि कॉपर टू जो है, कॉपर टू, कॉपर टू क्लोराइड भी हो सकता है, कॉपर टू ब्रोमाइड, कॉपर टू आयोडाइड, कॉपर टू सल्फेट, कॉपर टू सल्फाइड, कॉपर टू कार्बोनेट, कॉपर टू नाइट्रेट। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, इस तरह टोटल जो है ना ये 56 के करीब जो है ना वो आपके पास सॉल्ट्स बन जाते हैं। आपको जो है ना वो इनमें से जो है ना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। अब ये जो आयन्स होते हैं ये मीन के सेपरेट होते हैं, जॉइंट नहीं होते। ठीक है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनकी हमने ना मीन के सीखना है कि भाई इनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि किसी सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर ये वाले आयन प्रेजेंट होंगे तो आप क्या टेस्ट करोगे या क्या टेस्ट कर सकते हो जिनकी हेल्प से जो है ना ये वाले आयन जो है वो आइडेंटिफाई हो सके। अब जैसे देखेंगे, मैं इधर एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मैं इधर जो है ना कुछ सॉल्ट के फार्मूलाज लिखता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ सोडियम क्लोराइड, कॉपर टू क्लोराइड, आयरन टू क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है जी, पोटेशियम क्लोराइड, कोई और भी लिख लें आप। ठीक है, अब इन सारों में जो मेन बात है वो इसमें क्या है कि इन सारों में क्लोराइड प्रेजेंट है। अब ये आयन हमें नजर तो नहीं आते। ठीक है, तो अगर फर्ज करें कि ये आपके पास सोल्यूशन है, ये वाले सॉल्ट का सोल्यूशन है। अब हम कैसे जो है ना आइडेंटिफाई जो है ना कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वाकई ही इनके अंदर जो है वो क्लोराइड आयन जो है ना वो प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो उसके लिए कोई टेस्ट होगा क्लोराइड के लिए। ठीक है, तो वो वाले जो टेस्ट हैं वो हमने ना सीखने हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने क्लोराइड के डिफरेंट सॉल्ट लिखे हैं, ऐसे ही आप जो है ना किसी और का भी लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो कॉपर टू सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, ऐसे ही आयरन टू सल्फेट और आयरन थ्री सल्फेट। ठीक है, क्रोमियम सल्फेट वगैरह। अब आप देख सकते हो कि इन सारे सल्फेट जो है ना साल्ट्स में सल्फेट आयन कॉमन है। ठीक है, अब हमारे पास कोई ना कोई टेस्ट तो होगा कि जिससे हम सल्फेट आयन की आइडेंटिफिकेशन को, सल्फेट आयन की प्रेजेंस को जो है ना कंफर्म कर सकेंगे। आपने वो वाले टेस्ट जो है ना सीखने हैं। ठीक है, और उनको याद भी करना है और उनको अंडरस्टैंड भी करना। ओके, मेरा ख्याल है कि ये दो एग्जांपल, चलें एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे इसमें देखें कि मैं इधर लिखता हूँ कॉपर टू क्लोराइड है, कॉपर टू सल्फेट है, कॉपर टू नाइट्रेट है। ठीक है जी, कॉपर टू ब्रोमाइड है, कॉपर टू सल्फाइड है। अब आप देख सकते हो कि इन सारे सॉल्ट में कॉपर टू प्लस प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि ये सारे सॉल्ट जो है ना कॉपर टू प्लस के सॉल्ट्स हैं। अब कॉपर टू जो है वो एक एटाइन है। अब हम कैसे जो है ना मीन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाले सारे के सारे सॉल्ट्स में कॉपर टू आयन जो है ना वो प्रेजेंट है। ये असल में ना इस लेसन का जो पर्पस है। इस वीडियो के बाद जो है ना अगर आप इसको कम्प्लीटली देखते हो तो आपको जो है ना आइडेंटिफाई करना जो है ना इनको आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था। मैं एक दफ़ा दोबारा शुरू करता हूँ कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, ये एटीपी का भी पेपर है। वैसे एटीपी में भी पूछा जाता है, थ्योरी के पेपर में भी पूछा जाता है और एमसीक्यू पेपर में भी इसके क्वेश्चन रहते हैं। तो सॉल्ट एनालिसिस में क्या है कि सॉल्ट के दो हिस्से हैं, केटाइंस हैं और एनाइंस हैं। ठीक है जी, टोटल 8 केटाइंस हैं और 7 एनाइन हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। हमें इनके टेस्ट जो है वो आने चाहिए। ओके, अच्छा, अब इसमें ये है कि ये मैंने आपको एग्जांपल दी कि जैसे ये डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, ये सारे मैंने क्लोराइड के सॉल्ट लिखे हैं। ऐसे ही सल्फेट के हो सकते हैं, नाइट्रेट के हो सकते हैं। ठीक है,
तो हमें वो वाला आयन जो है, अब वो जो एक टेस्ट होगा वो सब के ऊपर अप्लाई होगा, यानी कि वो जो टेस्ट है दैट विल बी एप्लीकेबल, इन सारों के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। जो भी अभी हम टेस्ट जो है ना 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो अब इसमें ये है कि भाई 1 मिनट के लिए मैं इसको करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये है आपके पास ना, ये आपके सिलेबस में इन्होंने ना लाइक एनाइन के टेस्ट लिखे हुए हैं, और ऐसे ही केटाइन के भी लिखे हुए हैं एक्व सोल्यूशन में। जैसे ये है कार्बोनेट का टेस्ट, और ये है इसकी ऑब्जर्वेशन, कि अगर आप ये करेंगे, अगर किसी भी सॉल्ट में कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो अगर आप उसके अंदर कोई एसिड ऐड करते हो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो उसमें जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड हमें नजर तो नहीं आती, ठीक है। और फिर आगे कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर को मिल्की करती है, ये फर्दर इसका गैस का जो है ना टेस्ट होता है। ऐसे ही अगर किसी सॉल्ट में क्लोराइड प्रेजेंट है, तो क्लोराइड के लिए ये इसका टेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है वाइट पीपीटी, ठीक है, इसको हम वाइट प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। अच्छा जी, जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मेरे टीचर जब मुझे पढ़ाते थे तो मुझे पीपीटी पीपीटी की समझ नहीं थी लगती। अब पीपीटी से पावर पॉइंट भी बनता है, ठीक है। तो सबसे तो पहले ये है कि पीपीटी क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता, तो इसके लिए ये देखें, ये है हमारे पास कुछ सॉल्युबिलिटी रूल्स, ठीक है जी। ये है वाटर सॉल्युबिलिटी रूल्स। जैसे इधर लिखा हुआ है नाइट्रेट्स अगर किसी भी सॉल्ट में नाइट्रेट प्रेजेंट है, ऑल ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल, ठीक है। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि ऑल नाइट्रेट दे आर सॉल्युबल। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आ जाता है जी सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कोई भी जो नाइट्रेट का जो सॉल्ट है ना, ऑल नाइट्रेट सॉल्ट दे आर सॉल्युबल, ठीक है। आगे है क्लोराइड, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हम काट देते हैं। आगे है क्लोराइड आयोडाइड, ठीक है, इसके साथ आप ब्रोमाइड भी लिख लें, ठीक है। क्लोराइड आयोडाइड ब्रोमाइड, ये भी सारे के सारे सॉल्युबल हैं, लेकिन इनमें एक्सेप्शन क्या है कि सिल्वर क्लोराइड और लेड क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और लेड ब्रोमाइड, सिल्वर, लेड और मरकरी, ठीक है। इसको मैंने ऐसे याद किया था स्लिम करके ना, कि एस एस फॉर सिल्वर, एल फॉर लेड, एंड एम फॉर मरकरी। इनके लाइक क्लोराइड आयोडाइड के अलावा बाकी सारे के सारे क्लोराइड जो है ना वो सॉल्युबल होंगे, ऐसे ही आयोडाइड। जैसे मैं अभी आपसे पूछ लेता हूँ, क्या सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल है? यस, क्योंकि क्लोराइड जिसके साथ भी आएगा वो सॉल्युबल होगा। अगर क्लोराइड के साथ सिल्वर क्लोराइड आ जाता है तो दैट विल बी इनसॉल्युबल। अगर लेड क्लोराइड आ जाता है वो भी इनसॉल्युबल होगा, ऐसे ही लेड आयोडाइड और लेड ब्रोमाइड भी जो है ना इनसॉल्युबल होगा। उसके बाद है सल्फेट्स, सल्फेट्स भी सारे के सारे सॉल्युबल हैं एक्सेप्ट कैल्शियम, बेरियम एंड लेड, ठीक है जी। ये स्ट्रोंशियम, सिल्वर, और इसको हम काट देते हैं। ऑल सल्फेट्स दे आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, इसको आप ऐसे कर सकते हो केबल के थ्रू, सी ए फॉर कैल्शियम, बी ए फॉर बेरियम, एल फॉर लेड। ऐसे ही कार्बोनेट्स हैं। अब कार्बोनेट जो है ना इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट ग्रुप 1 एंड अमोनियम। फास्फेट हाँ सिलेबस में नहीं है, इनको हम काट देते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड ये भी इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट ग्रुप 1 कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम। सल्फाइड भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी हम काट देते हैं, ठीक है। देन सोडियम, पोटाशियम एंड अमोनियम, इनके ऑल सॉल्युबल। अच्छा, अब इसमें से जो सॉल्युबल है, ठीक है, वो तो हो गए, और जो इनसॉल्युबल है
इनसॉल्युबल, इनका मतलब है प्रेसिपिटेट, पीपीटी। ठीक है जी, पीपीटी मीन के द सब्सटेंस विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, विच इज इनसॉल्युबल। अब कौन कौन से इनसॉल्युबल हैं, ये आपको एक्सेप्शन जो है ना वो देखनी पड़ेगी। अब ये जाहिर है कि भाई उसने एक्सेप्शन में से ही क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, तो ये आपको जो है ना मीन के याद करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें एक होमवर्क मैं देता होता हूँ बच्चों को कि जैसे कि ना 20 इनसॉल्युबल। अब इनसॉल्युबल का क्या मीनिंग है? इनसॉल्युबल का मतलब है प्रेसिपिटेट, जैसे आप पीपीटी कहते हैं। इनके जो है ना नेम्स एंड फार्मूलाज लिखो जो कि हमारे सिलेबस में, और फिर 30 या 50 जो है ना वो सॉल्युबल के लिख लो। इस तरह आपका मीन के नेम भी आपका हो जाएगा क्लियर और फार्मूला भी। तो ये जो सॉल्युबिलिटी टेबल है, ये अगर आपको आएगा तो देन आप केटाइन एनाइन को अच्छी तरह जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जो सॉल्युबिलिटी टेबल है मेरे पास अभी यही था, तो इसको मैंने फिर आपके सामने, इसमें से कुछ हमारे सिलेबस में नहीं थे वो मैंने काट दिए। ठीक है, तो जो हमारे सिलेबस वाले हैं वो हमें आने चाहिए। ठीक है जी, अब हम वापस जाते हैं अपने बोर्ड के ऊपर। तो बोर्ड के ऊपर हम आते हैं, तो हम इसमें से कर रहे थे केटाइन एनाइन और सॉल्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें देखेंगे, अगर मेरे पास अगर मुझे याद करने हो, ठीक है, तो मुझे वैसे याद नहीं थे होते, मैं तो समझने की कोशिश करता था। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना अगर इस फॉर्मेट के ऊपर चलें, पहले हम जो है ना इसके करते हैं केटाइन के टेस्ट। केटाइन आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। ठीक है जी। अब इसमें मैं इसको थोड़ा सा जरा, अच्छा, अब इसमें ना जैसे जब आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो एक्स वाई जेड करके देता है कि एक्स सॉल्ट है, वाई सॉल्ट है, जेड सॉल्ट है। यानी कि कोई, अब जैसे कि अगर आप एफएससी या ए लेवल में जाएंगे तो आपको वो एक ना अननोन सॉल्ट दे देगा, इसके ऊपर उसने ए लिख दिया या बी लिख दिया या सी लिख दिया। अब आपने टेस्ट करके जो है ना इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा वाला सॉल्ट है। ठीक है, पहले आप इसको क्या करते हो, अब इसकी जो समरी है वो मैं इधर बनाता हूँ। जैसे कि आपने इसमें क्या करना है कि जैसे कोई अननोन सॉल्ट है, कोई भी अननोन सॉल्ट है। अब ये अननोन सॉल्ट है, सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप इसको जो है ना डिजोल्व कर दें वाटर के अंदर। अब जब आप इसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे फर्ज करें कि ये सॉल्ट है, इसको आपने वाटर के अंदर जो है ना वो डिजोल्व कर दिया। ठीक है जी, ये आपके पास इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है ना सॉल्ट का बन गया। अब जब आपके पास एक्वस सॉल्यूशन बन गया तो अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है सॉल्ट को। अब जब आप देखेंगे सॉल्ट को तो आपके पास दो तरह की ऑब्जर्वेशन जो है ना वो आ सकती हैं। वो ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी होंगी? वो ऑब्जर्वेशन ये है, पहले तो ये है कि सॉल्ट जो है वो कलरलेस हो सकता है। यानी कि वो जो सॉल्ट बना है ना, मतलब जैसे जो है ना पानी का कोई कलर नहीं है ना, तो उस तरह का कलरलेस सोल्यूशन बनेगा। एक तो इसकी ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन इसकी क्या हो सकती है कि वो कलर्ड बन जाए, कोई नीला पीला हरा बन जाए। ठीक है, आपने क्या किया, सॉल्ट या सॉल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व किया। अब वाटर के अंदर डिजोल्व करने के बाद आपने क्या किया, आपने उस सॉल्ट को ऑब्जर्व किया। दो आपके पास सिचुएशन बन सकती हैं। पहली सिचुएशन ये है कि भाई वो कलरलेस सॉल्ट हो, कलरलेस सोल्यूशन बने। और दूसरी ये है कि भाई वो कलर्ड सोल्यूशन बन जाए। ठीक है, नीला पीला हरा जो भी है। अच्छा, अब जब आपने इसको देख लिया है कि भाई ये जो है ना लाइक कलर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, कलर्ड सोल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी कलर्ड की, आप इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे?
कि कलर्ड सोल्यूशन का मीनिंग है कि भाई इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल आयन जो है ना वो प्रेजेंट है। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में सीखा था ना कि भाई जो है ना कलर्ड कंपाउंड कलर्ड सोल्यूशन जो है वो ट्रांजिशन मेटल के होते हैं। तो वो वहां पे आप लिख देंगे कि भाई ये कलर्ड सोल्यूशन बना है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई जो लाइक केटाइन है ना वो जो है लाइक बिलोंग करता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो जो कलरलेस वाला है तो इसका मतलब है कि भाई नो ट्रांजिशन मेटल आयन इज प्रेजेंट। ये इसकी लाइक लाइक इसका जो है लाइक रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है जी। ये था अननोन सॉल्ट। अननोन सॉल्ट को आपने लाइक वाटर में डिजोल्व किया। डिजोल्व करने से दो सिचुएशन बनी है आपके पास, एक कलर्ड सोल्यूशन बन गया और एक कलरलेस बन गया। कलर्ड सोल्यूशन का मीनिंग है ट्रांजिशन मेटल आयन प्रेजेंट है, तो कलरलेस का मीनिंग है कि इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल आयन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये हम ना इसके कर रहे हैं केटाइन के टेस्ट। ठीक है, ये आप देखें कि ये 8 है ना, दीज आर केटाइन, इनके टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जेन में रखिएगा। तो अच्छा, इसको ना नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। तो इसको जो है ना वो करते हैं दोबारा कि आपके पास क्या था, आपके पास कोई अननोन सॉल्ट है। सबसे पहले आपने क्या किया है इसके अंदर, सबसे पहले आपने इसको डिसॉल्व किया। डिसॉल्व इन वाटर, मेक सोल्यूशन। ठीक है जी। अब डिसॉल्व करने से क्या हुआ, डिसॉल्व करने से हमारे पास दो सिचुएशन बने हैं। कौन कौन सी बताएं जरा। एक ये है कि भाई वो कलर्ड सोल्यूशन हो सकता है, और दूसरी क्या है, कलरलेस सोल्यूशन हो गया। ओके, अगर जो है वो कलर्ड सोल्यूशन है तो इसका क्या मीनिंग है कि इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल आइन इज प्रेजेंट। तो अगर आपके पास कलरलेस बना है तो इसका क्या मीनिंग लिखेंगे जी बताएं। यस, ट्रांजिशन मेटल आयन इज नॉट प्रेजेंट। अच्छा, अब मुझे बताएं कि टोटल जो है ना कितने कैटाइन है हमारे सिलेबस में। यस, 8 है। टोटल 8 कैटाइंस है हमारे सिलेबस में। तो ये आपको वाटर में डिसॉल्व करने से ये आसानी हो जाएगी। ये एक अननोन सॉल्ट है, 56 में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें ये होगा कि जो कलर्ड वाला होगा कि अगर जो है ना वो कलर्ड सोल्यूशन है तो इसका मीनिंग है कि या वो सॉल्ट जो है वो कॉपर 2+ का होगा, या वो जो सॉल्ट है वो आयरन 2+ का होगा, या वो जो सॉल्ट है आयरन 3+ का होगा, या फिर क्रोमियम का होगा। यानी कि जो मीन लाइक कलर्ड सोल्यूशन है, ठीक है, कलर्ड सोल्यूशन से आप इस बात के अंदर आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि यार ये जो चार केटाइन है इनमें से कोई होगा। ओके, ठीक है। तो जो कलरलेस सोल्यूशन है, कलरलेस सोल्यूशन, तो कलरलेस सोल्यूशन में कौन कौन से वाले आ जाएंगे, जो बाकी चार हैं। कलरलेस सोल्यूशन या फिर कैल्शियम 2+ का होगा, या फिर होगा किसका, जिंक का, और कौन सा था, एल्यूमिनियम, और या फिर अमोनियम। ओके जी, यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, अगर होगी तो मुझे जरा बताएं सबसे पहले क्या था कि हमने ना किसी अननोन सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है। अननोन सॉल्ट है, सबसे पहले आपने इसको डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने से दो सिचुएशन बन सकती हैं। एक कौन सी है, भी कलर्ड सॉल्यूशन आ सकता है हमारे पास,
और दूसरी कौन सी है? कलरलेस सोल्यूशन हो सकता है। तो अगर जो है वो कलर्ड सोल्यूशन होगा तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि या वो जो सॉल्ट है वो कॉपर 2+ का होगा, ये एक ट्रांजिशन है। या वो जो सॉल्ट है वो आयरन 2+ का होगा। या वो जो सॉल्ट है वो आयरन 3+ का होगा। या वो क्रोमियम का होगा। ओके। तो अगर जो है वो कलरलेस है तो कलरलेस का मीनिंग है कि या सॉल्ट होगा कैल्शियम का, या होगा जिंक का, या होगा एल्यूमिनियम का, या होगा अमोनियम सॉल्ट होगा। ये आप देखेंगे, मैंने जब आपको अभी पढ़ाया है 10-15 मिनट में तो मैंने इसको 2-3 दफा लिखा है। तो आप भी साथ साथ लिखें, जब आप इसको बार बार लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिर आपको याद भी होता जाएगा। यानी कि सिर्फ एक टेस्ट करने से, सिर्फ वाटर में डिजॉल्व करने से आपके पास 4 केटाइन अलग हो गए हैं और 4 केटाइन अलग हो गए हैं। ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस सॉल्ट के अंदर कॉपर 2 आयन प्रेजेंट है, आयरन 2 प्रेजेंट है, आयरन 3 प्रेजेंट है, या क्रोमियम कैल्शियम वगैरह है? ठीक है। इसके लिए फर्दर जो है ना, उसने हमें गाइड किया हुआ है कि इसके लिए दो दो टेस्ट हैं। ठीक है। कौन कौन से वाले हैं? इसके लिए हमारे पास एक है कि भाई ऐड 2 to 5 ड्रॉप या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। जैसे ये सॉल्ट का सैंपल था, इसके बाद आपने इसको वाटर में इस को लाइक डिजॉल्व किया। ठीक है। इसमें से एक सैंपल लिया। ठीक है। 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। इसके अंदर आपने क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस जो है ना, ड्रॉपर की हेल्प से 2 to 3 ड्रॉप ऐड किए। अब जब आप इसके अंदर 2 to 3 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड इस सैंपल के अंदर जो है ना ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर तो जो है ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। और प्रेसिपिटेट का क्या मीनिंग था? प्रेसिपिटेट का मीनिंग था मतलब इनसॉल्युबल। एक्चुअली इसमें कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है। और वो इनसॉल्युबल होता है और उसका कलर जो है वो ब्लू होता है। तो आप कह सकते हो अगर मीन के सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्यू ड्रॉप ऐड किए तो ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बना, तो इसका मीनिंग है कि वो कॉपर 2 का सॉल्ट है। ओके। अच्छा, अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है ब्लू कलर की बजाय ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसका मतलब होगा कि ये आयरन 2 का सॉल्ट है। ओके जी। और अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं और उधर रेड ब्राउन पीपीटी बनते हैं, तो इसका मीनिंग होगा कि वो आयरन 3 का सॉल्ट है। और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से ग्रीन पीपीटी बनते हैं, इसका मतलब है कि वो क्रोमियम का सॉल्ट है। हाँ जी। अब आपके पास आ गई कंफ्यूजन कि भाई आयरन 2 के भी ग्रीन पीपीटी हैं और क्रोमियम 3 के भी ग्रीन पीपीटी हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 ड्रॉप ऐड करने से ये सॉल्ट था अननोन, आपने इसको डिजोल्व किया, इसका एक सैंपल लिया। ठीक है। इसके फर्स्ट टेस्ट के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 ड्रॉप ऐड किए। जैसे ऐड किए तो ग्रीन पीपीटी बना। अगर ग्रीन पीपीटी है तो इसका मतलब है या वो आयरन 2 का सॉल्ट है या वो क्रोमियम 3 का सॉल्ट है। अब क्योंकि क्योंकि जो है वो दोनों में ही ग्रीन कलर के पीपीटी बन रहे हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको जो है ना इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस में ऐड करना पड़ेगा। ये इसका पहला टेस्ट है। ठीक है। और ये इसका दूसरा है कि पहले आपने ड्रॉपर की हेल्प से क्या किया था?
2 to 5 ड्रॉप ऐड किए थे। अब आप जो है ना पूरा ड्रॉपर खाली कर देंगे। ठीक है, एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस उसमें जो है ना वो डिजॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं इधर एक लाइन लगा दूं ताकि इन्फ्यूजन ना हो। ये पहला टेस्ट है। ठीक है जी। अब हम दूसरे टेस्ट लिखते हैं आप। अच्छा, अब इसमें जब आपने एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है, ठीक है, तो वो एक्सेस ऐड करने से ये होता है कि वो जो पीपीटी बने हैं, पीपीटी का मतलब है वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस उसके अंदर बना है, जैसे इसके अंदर कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड बना है। तो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने ये देखना है कि क्या वो जो पीपीटी है वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। तो अगर तो कॉपर 2 का सॉल्ट होगा तो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में वो इनसॉल्युबल होगा। पीपीटी विल बी इनसॉल्युबल, पीपीटी विल रिमेन। ठीक है, पीपीटी विल नॉट डिसॉल्व। इसी तरह आयरन 2 वाले सॉल्ट में भी वो इनसॉल्युबल ही रहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में। पीपीटी रिमेन, वो डिसॉल्व नहीं हुए। ठीक है। ऐसे ही आयरन 3 के केस में जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में ऐड करोगे तो वो भी इनसॉल्युबल ही रहेंगे पीपीटी, वो डिसॉल्व नहीं होंगे। लेकिन जो क्रोमियम का सॉल्ट होगा उसमें जो ग्रीन कलर के पीपीटी बने हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे। और एक आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह इन्हीं के सेकंड टेस्ट से जो है ना आयरन 2 और क्रोमियम 3 में डिफरेंशिएट आप कर सकते हो कि फ्यू ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड से ग्रीन पीपीटी बने थे आयरन 2 में, और क्रोमियम में भी ग्रीन बने थे। लेकिन एक्सेस जब आप ऐड करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो उसमें जो है ना वो जो लाइक क्रोमियम वाले हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे। यानी कि मीन क्रोमियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन आयरन 2 हाइड्रोक्साइड विल रिमेन एज ए पीपीटी। तो ये तो था इसमें मीन कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के टेस्ट में। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास अच्छा चले हम ना पहले इन्हीं को ही डिस्कस कर लेते हैं। ये पहला 2 हो गया। अब जो तीसरा टेस्ट होता है हमारे पास वो होता है एक्वस अमोनिया का। अब आपने क्या करना है, इसमें से एक और सैंपल लेना है सॉल्ट का, जो सॉल्ट अननोन था। ठीक है, उसके अंदर क्या करना है, फिर ड्रॉपर लेना है और ड्रॉपर की हेल्प से एक्वस अमोनिया ऐड करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके भी आपने ना फ्यू ड्रॉप ऐड करना है। जब आप फ्यू जो मीन के लाइक वो जो लाइक फ्यू ड्रॉप ऐड करते हो ना, तो फ्यू ड्रॉप ऐड करने का मतलब होता है कि वो क्योंकि जो है ना एक लाइक स्मॉल चेंज होता है तो वो ऑब्जर्वेबल होता है। अगर आप जो है ना एक्सेस में पहले ही ऐड कर दोगे तो वो जो पीपीटी बनेंगे वो बनेंगे और डिजॉल्व हो जाएंगे, फिर आपको जो है ना इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। इसलिए जो है ना पहले फ्यू में ऐड करना है फिर एक्सेस में ऐड करना है। ओके। तो अगर जो है ना वो कॉपर 2 के जो सॉल्ट है, अच्छा मैं आपको एक वो चीज़ बताऊं कि ये जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है ना, ये वाली जो फर्स्ट टेस्ट वाली, ये वाली सारी की सारी आप इसमें टेस्ट नंबर 3 में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आपको याद करने में भी आसानी होगी कि भाई ये जो कलर चेंज आपने याद किया ना, ठीक है, जैसे जो है ना कॉपर 2 सॉल्ट के लिए ब्लू, तो वही वाला ब्लू इसके अंदर भी आ जाएगा, ये ग्रीन इसके अंदर ही आ जाएगा, रेड ब्राउन इसके अंदर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सारा सहूलत होगी कि इसमें हम क्या करेंगे, कॉपर 2 वाले में लिख देंगे जब हमने एक्वस अमोनिया ऐड किया तो ब्लू पीपीटी, इसके अंदर क्या आ जाएगा, आयरन 2 वालों में ग्रीन पीपीटी, आयरन 3 वालों में क्या आ जाएगा, रेड ब्राउन पीपीटी, और क्रोमियम वालों में क्या आ जाएगा, ग्रीन पीपीटी। ओके, तो इसको हम रेड ब्राउन ही कर देते हैं ताकि आपको ना इस कलर से भी अंदाजा हो जाए।
और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसका फोर्थ टेस्ट लिखना। फोर्थ टेस्ट क्या है कि एक्सेस अमोनिया एक्वस। तो जब हम एक्सेस ऐड करते हैं तो उसमें क्या है कि भाई हमने देखना होता है कि वो जो पीपीटी बने हैं वो सॉल्युबल हैं कि इनसॉल्युबल हैं। तो मैं इसके लिए भी एक लाइन लगा देता हूँ ताकि वो फोर्थ टेस्ट भी आपका सेपरेट हो जाए। इसमें हमने सिर्फ ये देखना है कि जो पीपीटी बने हैं ये सॉल्युबल हैं कि इनसॉल्युबल। पहले मैंने इधर से शुरू किया था, इधर से। अब मैं इधर से शुरू करूंगा और इस साइड पे जाऊंगा, इसकी भी रीजन है। ठीक है, वो क्या रीजन है कि क्रोमियम के केस में एक्सेस एक्वस अमोनिया के केस में पीपीटी विल इनसॉल्युबल, पीपीटी विल रिमेन। आयरन 3 के केस में भी पीपीटी रिमेन इनसॉल्युबल। आयरन 2 के केस में भी इनसॉल्युबल रिमेन। और कॉपर 2 के केस में क्या होगा, कॉपर 2 के केस में पीपीटी जो है ना वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, पीपीटी क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। और डी ब्लू सोल्यूशन, डी ब्लू क्लियर सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। तो ये है आपके पास ट्रांजिशन वाले केटाइन के टेस्ट। कोई भी अननोन सॉल्ट है, उसको डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने से दो सिचुएशन बनी, या कलर्ड सोल्यूशन बनेंगे या कलरलेस। इसके बाद आपने क्या करना है कि उस सोल्यूशन का एक सैंपल लेना है, 2 to 5 सेंटीमीटर। उसके अंदर जो है ना पहले फ्यू ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने हैं, फिर एक्सेस करने हैं, फिर फ्यू ड्रॉप एक्वस। अब ये एग्जामिनर की मर्जी है कि आपको वो सिर्फ फर्स्ट टेस्ट पूछे, सेकंड पूछे, थर्ड पूछे, फोर्थ पूछे, या इवन 4 के 4 पूछे। ठीक है ना। तो ये आपको चारों के चारों ही याद करने होते हैं, चारों के चार ही अंडरस्टैंड करने होते हैं। अच्छा, जब मैं आपको इसी इसी जो है ना टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन समझाऊंगा ना, जो है ना इक्वेशन की हेल्प से, तो देन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो फर्दर इंक्रीज होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इधर जो है ना आपको लेके जाता हूँ वापस वो जो हमारे पास है, अ, एक टेबल है ये वाला, अ, ये वाला। ये तो थे एनाइन के टेस्ट। ये आपको जो है ना जो है ना केटाइन के टेस्ट आपके सामने है। ये आपके सिलेबस में ना ऐसे मेंशन है। इसमें से हमने कौन कौन से किए हैं, एक क्रोमियम का किया है, एक कॉपर 2 का किया है, आयरन 2 का किया है, आयरन 3 का किया है। ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें देखें, ये है ग्रीन पीपीटी, ये है फ्यू का। और सॉल्युबल इन एक्सेस, ये है एक्सेस का। ये है फ्यू ड्रॉप, और ये वाला जो पार्ट है ये है एक्सेस वाला। ठीक है जी। ऐसे ही अगर कॉपर 2 का सॉल्ट होगा तो फ्यू में लाइट ब्लू, एक्सेस में इनसॉल्युबल। आयरन 2 का होगा तो ग्रीन और इनसॉल्युबल। ठीक है जी। और फिर आयरन 3 का है लाइक रेड ब्राउन एंड इनसॉल्युबल इन एक्सेस। ये ठीक है जी। फिर इफेक्ट ऑफ एक्वस अमोनिया है। तो ये आप देख सकते हो कि भाई ये वाला ग्रीन और ये वाला ग्रीन सेम है। ठीक है, ये इनका डिफरेंस है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का। ऐसे ही लाइट ब्लू, लाइट ब्लू, ठीक है, सॉल्युबल। ग्रीन और ग्रीन, रेड ब्राउन और रेड ब्राउन। ओके। अच्छा, ये मेरे पास एक जो है ना वो टेबल है। ठीक है, ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। आप इसको जो है वो लाइक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जब आपको ये टेस्ट याद हो जाए, ठीक है, तो आप जो है ना इनकी फिलिंग कर सकते हो। यानी कि आप इसका प्रिंट आउट ले लो। ठीक है, और अपनी कॉपी के ऊपर बना लो, इसको ब्लैंक बना लो। ठीक है, और फिर उसके बाद इसकी फिलिंग कर लो कि अगर कोई कॉपर 2 का सॉल्ट है
तो फ्यू ड्रॉप अगर आप ऐड करोगे तो कौन से वाले बनते थे, ब्लू पीपीटी। इस तरह आप लिखोगे तो वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट टेस्ट और थर्ड टेस्ट जो है ना वो सेम है, तो इसमें भी ब्लू पीपीटी बनेगा, ठीक है। आयरन टू के केस में क्या था, ग्रीन, ग्रीन पीपीटी। और क्रोमियम के अंदर भी ग्रीन था। और ये फर्स्ट और थर्ड क्योंकि सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टेस्ट और फोर्थ टेस्ट के, ठीक है जी। आयरन थ्री रह गया, ये था रेड ब्राउन, इसमें भी आ जाएगा रेड ब्राउन। ओके। तो एक्सेस में सिर्फ हमने ये देखना होता है कि सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है। तो मुझे तो याद है, तो अब आपको याद करने की ज़रूरत है कि इट विल बी इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल के लिए मैं आई लिख रहा हूँ, और एक्सेस में जो है ना वो सॉल्युबल है, ठीक है। आयरन टू इनसॉल्युबल है, इसमें भी इनसॉल्युबल है। आयरन थ्री जो है इट इज़ इनसॉल्युबल, और इसमें भी इनसॉल्युबल। और क्रोमियम, ठीक है ना, क्रोमियम का क्या था, ये इनसॉल्युबल है, तो इसके कंपैरिजन में, सॉरी, इसमें ये हमारे पास आयरन टू के कंपैरिजन में, आयरन टू इधर, और क्रोमियम ये इनसॉल्युबल है, तो ये सॉल्युबल है। और ये इधर जो है ना दोनों ही इनसॉल्युबल है। इस तरह आपने ना कंपैरेटिव इसको जो है ना वो फिल कर लें। ओके, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है। अब बाकी जो है ना जो कैल्शियम एल्यूमिनियम है, तो ये भी हम इस पर भी डिस्कस करते हैं। और ये जो एनाइन के जो टेस्ट हैं और ऑब्जर्वेशन है, ये तो जाहिर है कि एक एक ही है, ठीक है। ये आप इनके जो है ना इधर से ऐसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको याद करने का तरीकाकार बताता हूँ। तो हम जाते हैं अपने बोर्ड की तरफ वापस। तो ये है जी, हमने अभी तक किया कि भाई अननोन सॉल्ट था, उसको डिजोल्व किया, डिजोल्व से कलर्ड और कलरलेस सोल्यूशन बने, ठीक है जी। तो ये अभी हमने ना किया। अब ये वाले रह गए हैं कलरलेस वाले, ठीक है जी, कलरलेस वाले रह गए हैं, तो इनकी तरफ आते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसमें देखेंगे अगर हम फ्यू ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, ठीक है जी, फ्यू ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से अगर तो वाइट पीपीटी बनते हैं, तो इसका मतलब है कि वो कैल्शियम का सॉल्ट हो सकता है। लेकिन जिंक के केस में भी वाइट ही पीपीटी बनेंगे, और एल्यूमिनियम के केस में भी वाइट पीपीटी बनेगी। यानी कि ये तीनों, अगर आप फ्यू ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, तो अगर वाइट पीपीटी बनते हैं, तो इसका मतलब है कि वो कैल्शियम का सॉल्ट हो सकता है, या वो जिंक का सॉल्ट हो सकता है, या वो एल्यूमिनियम का सॉल्ट हो सकता है। ये तीनों के वाइट पीपीटी बनते हैं। तो फिर हमें अब दूसरे टेस्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो दूसरे टेस्ट में क्या है कि जब आप एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे, ठीक है जी, तो उसमें तो सिर्फ हमने ये देखना है कि जी ये जो सॉल्युबल हैं कि इनसॉल्युबल हैं। तो कैल्शियम वाले केस में ये इनसॉल्युबल होंगे। इनसॉल्युबल के लिए मैं चलो पूरा ही लिख देता हूँ। कैल्शियम वाले सॉल्ट के केस में ये इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन जिंक और एल्यूमिनियम दोनों के केस में पीपीटी जो है ना वो सॉल्युबल होंगे। इस तरह आपके सेकंड टेस्ट के बाद कैल्शियम जो है वो आपके पास सेपरेट हो गया है। यानी कि क्योंकि ये तीनों के ही, लेकिन वो तीनों के वाइट बने थे, ठीक है। तो तीनों के जब वाइट बने, इनमें इनमें वाइट पीपीटी आया, तो जब आपने एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, तो उसमें कैल्शियम के केस में इनसॉल्युबल, और जिंक और एल्यूमिनियम के केस में दे बार सॉल्युबल। तो इस तरह जो है ना कैल्शियम जो है ना सेकंड टेस्ट में इन दोनों से अलग हो। ओके जी। तो इसके बाद है फ्यू ड्रॉप एक्वस अमोनिया। तो अब आपने ये देखा है कि फर्स्ट और थर्ड टेस्ट सेम है, तो इनमें अगेन वाइट पीपीटी और वाइट पीपीटी।
दोनों में वाइट वाइट पीपीटी बन जाएगा। तो ये आ गया आपका थर्ड टेस्ट। अब फोर इन्हें के ये अब आप देखेंगे जो है ना, एल्यूमिनियम और जिंक ये सेम जा रहे हैं। फ्यू ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड में वाइट वाइट सॉल्युबल सॉल्युबल वाइट वाइट। जो लास्ट होगा इनमें, इनमें क्या होगा कि जो होगा आपके पास, जो होंगे अगर तो है ना आपके पास एल्यूमिनियम के सॉल्ट, तो वो इसमें जब आप एक्सेस एक्वस अमोनिया ऐड करोगे तो वो उसमें इनसॉल्युबल होंगे, और जिंक के केस में पीपीटी विल बी सॉल्युबल। इस तरह जो है ना इनके टेस्ट में आप डिफरेंशिएट कर लोगे। और कैल्शियम का अगर आप फ्यू ड्रॉप एक्वस अमोनिया ऐड करोगे तो उसमें नो पीपीटी बनता है। अमोनियम का रह गया है। अमोनियम, अमोनियम क्योंकि ना अमोनियम का जब आपने सॉल्युबिलिटी देखा था तो आपने नोट किया है कि भाई ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। तो इसमें जो है ना वो पीपीटी बनता ही नहीं है। ठीक है, इसमें अगर आप फ्यू ड्रॉप एक्वस अमोनिया डालेंगे या सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे अमोनियम सॉल्ट्स में, तो क्योंकि अमोनियम पीपीटी बनाता ही नहीं है, अमोनियम की तमाम चीज़ें जो है ना सॉल्युबल होती हैं, तो इसमें आपने लिख देना है कि नो पीपीटी। तो इसका जो है ना वो फिर अलहदा से टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें हम ना उस टेस्ट की तरफ जाते हैं। और ये आ गया आपके पास अमोनियम का टेस्ट। इसको मैं अरेज कर देता हूँ ताकि मैं सिर्फ अमोनियम के ऊपर फोकस कर दूँ। तो अमोनियम, अमोनियम का क्या है कि भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है आपने और हीट करना है। ठीक है जी, जब आपने अमोनियम सॉल्ट के अंदर क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया एक्वस, और उसके बाद उसको वार्म किया, हीट किया, उससे क्या बना, अमोनिया गैस बने, एफरवेंस हुई। ठीक है, अब आप अमोनिया गैस का आगे से टेस्ट भी लिख सकते हो। अमोनिया गैस एक पंजेंट स्मेल गैस है और ये एक अल्कलाइन गैस है, तो अल्कली का टेस्ट लिख सकते हो। अल्कली क्या करता है कि रेड लिटमस को मॉइस्ट, मॉइस्ट का वर्ड भी लिखना होता है, मॉइस्ट रेड लिटमस को ब्लू कर देती है। ये फिर इस तरह ना आपके पास आ जाएगा अमोनियम का। तो ये हमारे पास जो टेबल है इसको हम देखते हैं। तो बताएं फिर, अगर कैल्शियम सॉल्ट है, फ्यू ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो तो कौन सा वाला बनेगा, किस किस कलर का बनेगा, जी बताएं। यस, वाइट पीपीटी। कैल्शियम का भी वाइट, एल्यूमिनियम का भी वाइट, जिंक का भी वाइट, वाइट पीपीटी। अब फर्स्ट टेस्ट और ये वाले सेम है, तो ये आ गया वाइट 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 प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल। अब हम सेकंड और इसकी बात करते हैं। तो इसमें तो था इनसॉल्युबल, और एल्यूमिनियम और जिंक जो थे ना देवर सॉल्युबल। और लास्ट में जो एल्यूमिनियम है दिस वाज इनसॉल्युबल, और जिंक आयन यानी कि जिंक हाइड्रोक्साइड जो कि लगी वाइट पीपीटी बनता है वो एक्सेस में सॉल्युबल है। और अमोनियम का क्या है, अमोनियम का क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस ऐड करना है और हीट करना है। इससे क्या बनेगा, इससे अमोनिया गैस बनेगी। और अमोनिया गैस जो है वो मॉइस्ट रेड लिटमस को ब्लू कर देती है। ठीक है जी, ये है एक जो है ना जनरलाइज से बस मीन कैटाइन के टेस्ट। तो ऐसे ही एनाइन के टेस्ट हैं। तो एनाइन के जो टेस्ट हैं जब मैंने याद किए थे, तो मैंने कैसे याद किए थे तो मैं फिर आपको बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। जैसे इसमें था, ये तो हो गए कैटाइन के टेस्ट। ठीक है जी, तो एनाइन के टेस्ट के लिए मैंने ऐसे याद किए हैं कि पहले मैंने किया है क्लोराइड का, देन ब्रोमाइड का,
देन आयोडाइड का, देन सल्फेट का, देन कार्बोनेट का, देन नाइट्रेट का, और फिर लास्ट में सल्फाइड का। इसमें दो चीजें हैं, एक इसका टेस्ट है और एक इसकी ऑब्जर्वेशन। अब मैंने इस पैटर्न के ऊपर क्यों किए हैं, वो इसलिए किए हैं कि भाई इसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और सल्फेट में ना, इन सारों में पहले हम क्या करते हैं, ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड करते हैं, ताकि अगर कोई इम्प्योरिटी है ना तो वो रिमूव हो जाए। ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी। अच्छा, ये है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और सल्फेट के टेस्ट का पहला हिस्सा। इसके बाद क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए हमने क्या करना है कि इसमें सिल्वर नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट एक्वस डालना है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। जब आप लोग इसकी इक्वेशंस करोगे ना, तो इक्वेशन में फिर आपको पता चलेगा कि यार ये प्रेसिपिटेट क्यों बनता है। फिलहाल तो हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर जो है वो क्लोराइड का जो है वो सॉल्ट है, या ब्रोमाइड का है, या आयोडाइड का है, तो ये कलर से जो है ना डिफरेंस होगा। अब कलर से क्या डिफरेंस होगा कि अगर जो है वो क्लोराइड का सॉल्ट है तो उसमें वाइट पीपीटी बनते हैं, ठीक है। अगर आयोडाइड का सॉल्ट है तो उसमें येलो पीपीटी बनते हैं। और अगर जो है वो ब्रोमाइड का है तो उसमें जो है वो क्रीमी कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। एक्चुअली इसमें जो है ना सिल्वर क्लोराइड बनता है, सिल्वर क्लोराइड का कलर जो है ना वाइट होता है, और ब्रोमाइड में सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा, उसका क्रीमी कलर होता है, सिल्वर आयोडाइड का कलर जो है वो येलो होता है। अच्छा ठीक है। अब जो मीन के जो है ना सल्फेट है, सल्फेट में सिल्वर नाइट्रेट काम नहीं करेगा, क्योंकि सिल्वर सल्फेट विल बी इनसॉल्युबल। तो इसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर बेरियम नाइट्रेट। तो इसमें जो है ना वाइट पीपीटी बन जाएगा। कार्बोनेट के लिए कोई एसिड ऐड कर देंगे, तो किसी भी कार्बोनेट की प्रेजेंस के लिए क्या होता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। यानी कि लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वो जो मिल्कीनेस प्रोड्यूस होती है वो एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो फिर इसके बाद है नाइट्रेट। नाइट्रेट के टेस्ट में क्या होता है कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल ऐड करते हैं एज ए कैटलिस्ट, और इसको हीट करते हैं। एग्जामिनर कहते हैं कि अगर बच्चे ने ये तीनों चीज़ें लिखी हैं तो फिर इसको मार्क दो, अगर तीनों में से एक भी इसने मिस किया है ना तो उसको ना इसके नंबर ना दो। तो सो आपको ये तीनों चीज़ें लिखनी पड़ेगी कि उस सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर आपने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है, देन एल्यूमिनियम पाउडर ऐड करना है, देन इसको हीट करना है। इससे क्या होगा, इससे अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी, जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देती है। अब आप देखेंगे ये जो अमोनियम है, अमोनियम अमोनियम का जो टेस्ट है और नाइट्रेट का जो टेस्ट है, इसकी ऑब्जर्वेशन जो है ना वो सेम है। ठीक है जी। ये है हमारे पास केटाइन और एनाइन के टेस्ट। ठीक है। अब जैसे ना ये हमने यहाँ पे लिखा था जी, कॉपर टू क्लोराइड, कॉपर टू सल्फेट। अब इन सारों में कॉपर टू आइन प्रेजेंट है। अब कॉपर टू आइन को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन बनाएंगे, फिर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे या एक्वस अमोनिया ऐड करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या हमारे पास बनेगा कि इन सारों के अंदर कॉपर टू प्रेजेंट है, तो अगर आप सारों में सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस अमोनिया ऐड करते हैं तो ब्लू पीपीटी बनते हैं। ये इसकी कंफर्मेशन है। और एक्सेस में फिर हम देखते हैं कि वो सॉल्युबल हैं या इनसॉल्युबल। तो
इसी तरह ये अब सल्फेट था, जैसे ये कॉपर टू सल्फेट है, कॉपर टू सल्फेट को लें, इसको जो है ना इसका सोल्यूशन बनाएं, तो ये सोल्यूशन बन गया। ठीक है जी, इसमें से एक सैंपल लें। अब सल्फेट सल्फेट है ना, ऐसे सोडियम सल्फेट को वाटर में डिजोल्व करो, मैग्नीशियम सल्फेट को। तो जब आपने इसका सोल्यूशन बना लिया सल्फेट का, तो आपने क्या करना है, बेरियम नाइट्रेट सोल्यूशन जो है ना इसमें ड्रॉपर की हेल्प से ऐड करना है, या टेस्ट ट्यूब की हेल्प से। तो बेरियम नाइट्रेट ऐड करने से क्या होगा, इसमें वाइट पीपीटी बनेगा। ये इसका टेस्ट है। ऐसे ही ये थे क्लोराइड। अब क्लोराइड के लिए क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे एक्वस, तो इससे क्या बनेगा जी, इससे वाइट पीपीटी बनेगा। ओके। सो ये थे इसके जो है ना टेस्ट। तो ये 8 के टाइन है हमारे पास, और 7 और 9 है, ये हमने किए हैं। ठीक है जी। सॉल्ट एनालिसिस में सॉल्ट के दो हिस्से होते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह जो है ना, ये इसका ना लाइक वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। तो ये हमने ना इसको किया, फिर जैसे ये सॉल्ट थे, साथ में क्लोराइड प्रेजेंट था। हम अब जैसे गैसेस होती हैं ना, गैसेस अब हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन गैसेस के टेस्ट होते हैं। तो गैसेस के टेस्ट होते हैं। अब जैसे गैसेस हमें नज़र नहीं आती, ठीक है ना, तो गैसेस की आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट होते हैं। तो ऐसे ही ये जो आयन होते हैं, ये भी नज़र नहीं आते हैं। तो इनके लिए जो ये जो टेस्ट है, ये मैंने आपको ना अभी थोड़े से करवाए हैं। तो जहां तक बात है इक्वेशंस की, तो वो मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर ना इक्वेशंस की हेल्प से जो है ना उनको करेंगे। तो इसमें जो लर्निंग था, फिर सबसे पहले पीपीटी क्या होता है, पीपीटी होता है इनसॉल्युबल। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इनसॉल्युबल है, हमें सॉल्युबिलिटी टेबल जो है उसको याद करना पड़ेगा। तो केटाइन एनाइन में हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी रिक्वायर्ड है, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी रिक्वायर्ड है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो इस तरह जो है ना हम इनको फिर इक्वेशन में इसको यूज करेंगे। तो ये था, बाकी मैंने आपको जो है ना इसमें आपको कुछ टेबल दिखाए थे, जैसे ये है। आप एनाइन के टेस्ट इधर लिख सकते हैं, और केटाइन के टेस्ट इधर लिख सकते हैं। ऐसे ही ये जो है ना गैसेस के भी टेस्ट हैं। इसका भी एम्प्टी टेबल है, आप इसको फिल कर सकते हो। और ये सॉल्युबिलिटी टेबल है, ये सिलेबस में मेंशन्ड है। यही वाले वर्ड यूज करने चाहिए। ठीक है। ये जो है ना गैसेस के टेस्ट हैं, और फिर ये फ्लेम टेस्ट है। ठीक है जी। ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है। अब जब आप इसके क्वेश्चंस वाली वीडियो के ऊपर जाएंगे ना, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना, जैसे कि पास्ट पेपर में ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें फिर आपको ना इसकी हेल्प जो है आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।